आज हम बात करेंगे नियोजन नीति पर। कल विधानसभा के अंतिम सत्र के दौरान जो आंदोलन हुआ उसका पूरा दूध का दूध पानी का पानी। मगर उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप इस खबर को देख रहे हैं फेसबुक पे तो हमें फॉलो जरूर से कर लें। अगर आप देख रहे हैं यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर से कर ले और अपने विचारों से कमेंट बॉक्स में अवगत कराते रहिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आप इस नियोजन नीति पर चले इस महासंग्राम पर, इस आंदोलन पर आप क्या सोचते हैं, क्या कुछ समझ पा रहे हैं, और अगर हमारे युवा भाई देख रहे हैं तो वो क्या चाह रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। ये मुद्दा राज्य के लिए सबसे अहम मुद्दा है, क्योंकि ये मुद्दा है राज्य के बेरोजगारों का, ये मुद्दा है राज्य के युवाओं का, जो कि लगातार पिछले लंबे समय से आंदोलनरत रहे हैं। स्थानीय नीति हो, 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू कराने की बात हो, उन सारे बातों पर हमारे युवा लगातार आंदोलनरत रहे हैं। बात रांची की हो या दुमका की हो, डुमरी की हो व नोवामुंडी की हो, हर जगह पर लगातार युवा की पूरी भागीदारी रही है। विशाल विशाल जन सैलाब उमड़ता रहा है और लगातार युवाओं ने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि वो चाहते हैं कि यहाँ स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए, यहाँ पर नियोजन में अधिकार स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए। प्राथमिकता झारखंड बना था झारखंडियों के लिए, न कि बाहरियों के लिए चारागाह बनाने के लिए। झारखंड बनाने के लिए आंदोलन जो हमारे पुरखे लड़े हैं, उस आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य था कि जब झारखंड बनेगा तो यहाँ के झारखंडियों को हक मिलेगा, यहाँ के झारखंडियों को अधिकार मिलेगा, अधिकार नौकरी में, अधिकार यहाँ के खनिज संपदा में, अधिकार यहाँ पर होने वाले हर उस व्यापार और व्यवसाय में कि जिसमें हमारे पूर्वजों को हक नहीं मिलता रहा था। उसी हक को पाने के लिए लड़ाई लड़ी गई थी। नारे लगते हैं कि कैसे लिया झारखंड, लड़ के लिया झारखंड, मगर जब झारखंड बन गया तो क्या हुआ? क्या मिल पाया अधिकार? क्या मिल पाया हम लोगों को वो हक? क्या मिल पाया झारखंडियों को वो अधिकार जिसके लिए जाने दी गई, शहादतें दी गई हैं? इस झारखंड को लड़ने के आंदोलन में क्या कुछ हुआ, किसी से छुपा हुआ नहीं है। हजारों परिवार प्रभावित हुए, विस्थापन का दर्द झेलना पड़ा, लोग जेल गए, जेल में यातनाएं सही, मगर किसी ने भी उफ तक नहीं की, क्योंकि आंखों में एक हसीन सपना था, एक स्पष्ट भविष्य की, एक स्पष्ट अपने आने वाले पीढ़ियों के जीवन की एक उम्मीद थी, एक चमक थी कि झारखंड बनेगा और उसके बाद यहां पर हमें हमारा हक मिलेगा। उस हक से, जिस हक से वंचित किए गए थे यहाँ के झारखंडी। हम सभी जानते हैं कि जब ये बिहार के अंतर्गत में ये भूभाग आता था, उस समय सारा का सारा रेवेन्यू का लगभग 70% मिलता था इस झारखंड से। मगर जब बात विकास की होती थी तो क्या मिलता था विकास? यहाँ बिल्कुल नहीं। विकास के नाम पर यहाँ कोई कार्य नहीं होता था, न सड़कें होती थी, न पानी होता था, न बिजली होती थी, और न ही यहाँ के युवाओं की नौकरी में, रोजगार में भागीदारी होती थी। इसी कारण झारखंड में लोगों ने, पूरे जन समुदाय ने पूरे जन समर्थन से एक सशक्त आंदोलन किया और मजबूर कर दिया भारत सरकार को कि किस प्रकार से इस राज्य के लोगों को जोड़े रखा जाए। और उसका एकमात्र सॉल्यूशन था कि यहाँ पर झारखंड राज्य अलग करना ही एकमात्र समाधान था। तत्कालीन जो केंद्र सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की सरकार, मजबूर होना पड़ा था उसे, और उसके बाद में झारखंड राज्य को अलग करने का एक विधेयक बना, प्रक्रियाएं चली जो संवैधानिक प्रक्रियाएं होती है, और झारखंड राज्य बन गया। मगर जब झारखंड बन गया तो एक बार फिर चले गए झारखंडी, एक बार फिर यहाँ के लोगों को धोखे का सामना करना पड़ा, क्योंकि जैसे ही झारखंड बना यहाँ पर बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स उतर गए, बड़े बड़े धनपति धन कुबेर आ गए। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि जो बाहर से लोग आए थे, उन्होंने जो पैसा लगाया था उनके हिसाब से यहाँ पर काम होने लगा। एक बार फिर वही स्थिति खड़ी हो गई दर्शकों, वही स्थिति जो बिहार के समय में थी कि बाहर के लोग आते थे, यहाँ नौकरी पाते थे। इस बात को लेकर के यहाँ के झारखंडियों में असंतोष उमड़ रहा था। यहाँ के लोगों में जो असंतोष का, जो असंतुष्टि का भावना है वो उबल रहा था। उसे जरूरत थी एक नेतृत्वकर्ता की, उसे जरूरत थी कि एक ऐसा शख्स खड़ा हो जाए सामने जो बोलेगा हक की बात, जो बोलेगा अधिकार की बात, जो बोलेगा कि झारखंडियों का क्या हक बनता है और क्यों नहीं मिल पा रहा है। और बीतते समय के साथ कई चेहरे खड़े हुए, मगर वो एक सर्व स्वीकार्यता पाने में असमर्थ थे। वो असमर्थ हो गए थे कि कैसे जन समर्थन पाए, क्योंकि
अगर बात होती है राजनीति के, तो जानते हैं कि राजनीति में युवाओं को ज्यादा देर नहीं लगती है समझने में। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके कई चेहरे आए और दबते चले गए, और इसी सामाजिक राजनीति के इस दुनिया में, इस परिवेश में एक नाम उभर करके आता है 2021 में। बहुत तेजी से ये नाम पॉपुलर होता है, बहुत तेजी से युवा जुड़ते जाते हैं उसको सुनने में, उसको सुनने के प्रति युवाओं में एक दीवानगी देखने को मिलती है। और वो युवा भी बेहद संयमित संतुलित तरीके से संविधान की बात करता है, झारखंडियों के स्थानीयता के हक की बात करता है, और धीरे धीरे उसके पीछे उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ने लगती है, उसके समर्थक बढ़ने लगते हैं, और धीरे धीरे करके वो यहाँ के नीतियों पर बोलना शुरू करता है। बात शुरू होती हक अधिकार से, धीरे धीरे वो नीतियों पर बोलता है, और उसकी सबसे बड़ी जीत होती है जब यहाँ की स्थानीय नीति उसी आधार पे बनती है जिस आधार पर उस युवा ने आंदोलन खड़ा कर दिया था। उस युवा के आंदोलन की जो व्यापकता थी वो इतनी भव्य थी कि झारखंड के कोने कोने से युवा उस आंदोलन से जुड़ जाते हैं। जी हाँ दर्शकों, आप समझ चुके होंगे कि मैं बात कर रहा हूं जगन्नाथ महतो के क्षेत्र डुमरी से आने वाले एक युवा जयराम महतो की। जी हाँ, जयराम महतो एक ऐसा नाम जो आज झारखंड के युवाओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। वो लोकप्रिय इसलिए है क्योंकि वो बात करता है स्थानीयता की, वो बात करता है स्थानीय लोगों के हक अधिकार की, और ये सारी की सारी बातें वो करता है संविधान के अंतर्गत आने वाले जो प्रावधान हैं, उसके अंतर्गत जो नियम है, जो 5वीं अनुसूची 9वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या है उसका उसने अध्ययन कर रखा है। अब आते हैं अपने मुख्य विषय पर। तो कल जब झारखंड विधानसभा का सत्र का अंतिम दिन था, कल जब झारखंड विधानसभा के अंतिम दिन जिस किसी को भी अपनी बात माननीयों तक पहुंचानी होती है वो इसी सत्र के दौरान में अपना आंदोलन करता है, और उसके आंदोलन का जो स्थल होता है वो कहीं ना कहीं वो रहता है कि विधानसभा के आसपास में, विधानसभा परिसर में या उसके ठीक बगल में आंदोलन के लिए भी एक स्थान बनाया गया है कि यहाँ पर जिसे भी अपना धरना प्रदर्शन आंदोलन करना है वो कर सकते हैं। तो उस स्थल पर आंदोलन करने के लिए वहां पे एक रणनीति बनती है, और देखिए कितने सटीक तरीके से यह आंदोलन चला है। बकायदा जो आंदोलन के रांची में नेतृत्व करता थे, जिसमें कि 3 प्रमुख नाम रहे हैं, वो नाम भी मैं बता रहा हूं, वो नाम रहे हैं छात्र नेता जिसने जेपीएससी को लेकर के बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, देवेंद्र महतो, उसी के साथ ही इमाम शफी, और उसके साथ में उन्हीं के अनन्य मित्र मनोज यादव। ये तीनों जाते हैं रांची समाहरणालय में, रांची उपायुक्त के पास में, और वहां पर लेते हैं बकायदा लिखित अनुमति समाहरणालय से। उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन का अनुमति प्राप्त हो जाता है। उस अनुमति पत्र को भी उन्होंने कल मीडिया के सामने में दिखाया है कि बकायदा सरकार के जो प्रावधान है उसके अंतर्गत अनुमति लेकर के उन्होंने आंदोलन किया है। आंदोलन सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर फिर जब बाद में घटनाक्रम बदलते हैं तो आपने देखा होगा कि बाद में भगदड़ मच जाती है, रबड़ बुलेट्स चलाए जाते हैं, वहां पर आंसू गैस छोड़े जाते हैं, और वहां पर जो आंदोलनरत छात्र थे उनकी पिटाई भी होती है। क्यों हुआ ऐसा? इसी बात का विश्लेषण करने के लिए मैं लाइव आया हूं। अगर सटीक तरीके से आंदोलन चला होता दर्शकों तो ये नौबत नहीं होती, और ये आंदोलन की एक बड़ी जीत हो सकती थी, मगर कहीं ना कहीं थोड़ी सी बात बेपटरी होगी। वो कहां पर हुई वो बताना चाहूंगा, एक रिपोर्टर के दृष्टिकोण से, एक पत्रकार के दृष्टिकोण से, क्योंकि सुबह से लगातार हम लोग उस पूरे आंदोलन को देख रहे थे, कवरेज के दौरान में देख रहे थे कि क्या क्या गतिविधियां घटित हो रही हैं। सबसे पहले मैं नाम नहीं लूंगा, मगर एक छात्र नेता सीधे पहुंच जाता है विधानसभा परिसर में, वो भी जो तरीके होते उसके अंतर्गत नहीं पहुंचता, वो अंदर पहुंच जाता है। उसके बाद वहां से वो आता है छानबीन करके क्षमा चाहूंगा। उसके बाद फिर जो बाहर में आंदोलनरत थे उन्हें रोकने के लिए बकायदा, चूंकि कोई भी आंदोलन कर रहा है तो अनियंत्रित होकर के विधानसभा परिसर में न घुस जाए, कोई उपद्रव न मचा दे, सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचा दे, इसके लिए बकायदा विधि व्यवस्था संभालने के लिए वहां फोर्स होती है और दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त होते हैं। तो वो सारी व्यवस्थाएं थी, उस परिसर को घेर दिया गया था ताकि कोई बाहरी वहां पर आके उपद्रव न मचा दे। उसके बाद
जब वो अंदर से छानबीन करके छात्र नेता बाहर पहुंचता है और अपने समर्थकों को उकसाता है, और उसी उकसावे में आने के बाद कई लोग थे, व्यक्तिगत रूप से मैं उसे नहीं कह रहा हूं कि उसने उकसाया, मगर कुछ लोग थे जिसके अंदर में जो जोश था, जो उबाल था, वो थोड़ा सा दिशाहीन हो गया। और उसके बाद वो लोग सारे, कोई किसी भी तरीके से विधानसभा में घुस जाना है और वहां पे उत्पात मचाना है, इस दृष्टिकोण से वो लोग घुस गए। और उद्देश्य भले था अपनी बात बताना, मगर बात बताने का इस देश में, इस लोकतंत्र में एक संवैधानिक प्रावधान है, संवैधानिक तरीका। अब संविधान के अंतर्गत जो तरीके हैं, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन से भी अपनी बात मनवा सकते हैं। उदाहरण है अन्ना हजारे का आंदोलन, जिसने कि पूरे देश की सरकार को हिला दिया था। इसी जयराम महतो ने 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने के लिए मुख्यमंत्री को मजबूर कर दिया था। ये ताकत होती है संवैधानिक तरीके से आंदोलन करने की। मगर अगर तरीका बेपटरी हुआ तो जो लोग हैं, जो नहीं चाहते हैं कि आंदोलन सफल हो, उन्हें मौका मिल जाता है। इसलिए इस बात को समझना जरूरी है। फिर अंदर में सारे के सारे जो छात्र थे, जो आंदोलनकारी थे, वो चले जाते हैं। और वहां जाने के बाद में फिर क्या होता है? होता यह है कि वहां पे गाली गलौज शुरू हो जाता है, हल्ला करना, चिल्लाना शुरू हो जाता है। भाई जो आपके नेता हैं वो ना बात करेंगे, समर्थक वहां गाली गलौज पे उतर गए, ये गलत हो गया। यही वो मुख्य कारण था जिसके कारण से अगर कोई चोटिल हुआ है छात्र, अगर कोई आंदोलनकारी आज दर्द से कराह रहा है और इस लाइव वीडियो को देख रहा है, तो उसके कराहने के, उससे चोट लगने के, उसके घायल होने के और उसके साथियों के घायल होने का कारण यही गाली गलौज था। ये नहीं करना था मेरे मित्रों। और उसके बाद ये एक मौका मिल गया कि कैसे इस आंदोलनकारियों को नियंत्रण में किया जाए, कैसे इस आंदोलनकारियों को दबाया जाए, कैसे इस आंदोलन को नष्ट भ्रष्ट किया जाए। ये आपने सुनहरा मौका दे दिया। और उसके बाद तो जो होना था वो स्वतः समझा जा सकता था कि उसके बाद प्रशासन हरकत में आती है। प्रशासन के लोग जो हैं वो आंदोलनकारियों पर लाठी चार्ज करते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं और उसके बाद में रबर की बुलेट्स चलाई जाती है डराने के लिए, ताकि वहां से सारे के सारे आंदोलनकारी भाग जाए, हट जाए, तितर बितर हो जाए। और ये सिलसिला रुका नहीं, ये सिलसिला चलता रहा देर रात तक। जब हम लोग बिरसा चौक इलाके में देख रहे थे कवरेज के दौरान में, तो वहां पे प्रशासन के लोगों के द्वारा खोज के पकड़ के कस्टडी में लिया जा रहा था। और प्रशासन का गुस्सा भी स्वाभाविक था, क्योंकि जब उन पर पथराव किया गया, जब उन्हें गालियां दी गई, क्या आपको कोई गाली देगा तो क्या आप चुपचाप हंसते हुए बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं ना। तो भाई जिन्हें वर्दी मिली हुई है, जिन्हें अधिकार मिला हुआ है, वो अपनी प्रतिक्रिया तो देंगे ही ना। तो वही हो गया। और यही कारण था जयराम महतो के मेरे प्यारे समर्थक भाइयों, मेरे देवेंद्र महतो के समर्थक भाइयों, यही कारण था कि आप पर लाठी चली, आपको चोट लगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो बिल्कुल भी आपके साथ कुछ गलत नहीं होता। उसके बाद जयराम महतो हिरासत में ले लिए जाते हैं। शुक्र मनाता हूं और धन्यवाद देता हूं मैं उन समझदार युवाओं का जिसने कि जयराम को लाठी नहीं लगने दी। किस कदर उसके प्रति लगाव है, किस कदर उसको पकड़ रखा था, जकड़ रखा था कि उसे चोट न लग जाए। यह उसकी लोकप्रियता को ही नहीं दर्शाता, बल्कि यह दर्शाता है कि इस आंदोलन के प्रति क्या लगाव है, क्या जुड़ाव है यहाँ के युवाओं में। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस आंदोलन को अगर आपने एक विजन से किया है, अगर आपके मन में इस आंदोलन के प्रति कोई दृष्टिकोण है कि आप चाहते हैं कि इस आंदोलन के जरिए राज्य को एक सार्थक और एक अच्छी भविष्य के प्रति प्रगतिशील, प्रगति उन्मुख अगर कोई दिशा मिले, कोई अच्छा फैसला आए जो राज्य हित में हो, तो इस आंदोलन को सटीक तरीके से आपको चलाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह सकता मीडिया में होने के कारण कि आपको आंदोलन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये आपके स्व विवेक पर है। मगर अगर आप आंदोलन करते हैं तो उसका एक तरीका है, वो संविधान के अनुरूप होना चाहिए, ताकि आपके आंदोलन को दबाया ना जा सके। गांधी जी का अहिंसा पर एक तरीका था जिसके वजह से उनका आंदोलन सफल हुआ और देश आजाद हुआ। तो आपका हक अधिकार को पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। पूरा जन समर्थन आपके साथ है, पूरे झारखंडी आपके साथ में है। तो जयराम महतो को तो छोड़ दिया गया, मगर इस आंदोलन का जो उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं भटक गया। जिस उद्देश्य से यह आंदोलन सुबह शुरू हुआ था कि माननीयों तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे, माननीयों को बताएंगे कि 60-40 का जो आधारित जो चल रहा है यहाँ पर नियोजन नीति जो सरकार ने तय किया है, उससे युवा इत्तेफाक नहीं रखते हैं।
यहाँ के युवा उसका विरोध करते हैं। उस विरोध को प्रदर्शन करना था और यहाँ के स्थानीयों को प्राथमिकता मिले, यहाँ के युवाओं को उनका हक मिले, ऐसी कोई स्थानीय नीति होनी चाहिए जिससे कि यहाँ के स्थानीयों को लगे कि नहीं, हमें हमारा हक मिलने जा रहा है। ये आवाज बताना आपके आंदोलन का उद्देश्य था, मगर आप लक्ष्य से भटक गए और शाम तक आंदोलन का उद्देश्य हो गया कि जयराम महतो छूटा कि नहीं, जयराम महतो पुलिस के पकड़ में कहीं पिटाई तो नहीं खा रहा, जयराम महतो को चोट तो नहीं लगा। ये उद्देश्य नहीं था, ये उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य जो था आप उससे भटक गए। एक बार फिर से सोचिए, आत्ममंथन करिए, और अगर आंदोलन करना है तो इस बार तरीके से करिए। और मीडिया के साथ में कुछ अभद्रता की भी बात हुई, वो चलते चलते मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, अगर आप तक हमारा ये वीडियो पहुंच पाता है तो मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से झारखंड के जो पुलिस है वो जिस प्रकार से कहीं ना कहीं लापरवाही जताते हैं, उसके प्रति कहीं ना कहीं पुलिस विभाग में जागरूकता लाने की जरूरत है। कल हमारी एक महिला पत्रकार के साथ जब वो सवाल कर रही थी जयराम महतो से, वो भी बकायदा अनुमति लेकर के, वहां पे नहीं कहा गया था कि आप सवाल नहीं पूछ सकते, इसे कस्टडी में ले लिया गया है। बकायदा जब वो अनुमति लेकर के सवाल पूछ रही थी उस समय उसके साथ अभद्रता की जाती है। महिला पत्रकारों के साथ ऐसी अभद्र घटना का हम कड़ी निंदा करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारी उस महिला पत्रकार के साथ में जिसने अभद्रता की वो क्षमा याचना करे, वो माफी मांगे, वो सॉरी बोले और कहे कि दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। और सारे पुलिसकर्मियों में ये संदेश जाना चाहिए कि हमारी उस महिला पत्रकार बहन के साथ में जो अभद्रता हुई वैसी घटना दोबारा नहीं होगी। और उसके बाद अपने सारे आंदोलनकारी युवा भाइयों से कहना चाहूंगा कि आत्ममंथन करिए, चिंतन करिए और एक बार सटीक तरीके से आंदोलन करने के बारे में जरूर से विचार करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब इस लाइव वीडियो का समापन करना चाहूंगा और सभी को सरहुल का बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहूंगा कि प्रकृति पर्व आज सरहुल है, जो कि हमारे झारखंड के जनजातीय भाइयों के लिए, जनजातीय बहनों के लिए, समस्त झारखंड वासियों के लिए नए वर्ष की शुरुआत होती है। आज के दिन से ही जो यहाँ का जो जनजातीय जो समाज है वो नया साल की शुरुआत मनाता है और बहुत सारे शुभ बात होते हैं कि इस सरहुल पर्व पे जो पानी का घड़ा रखा जाता है पाहन के द्वारा और उस घड़े के पानी को बाद में देखा जाता है, अगर उस घड़े के पानी में पानी बचा रह गया तो माना जाता है कि भरपूर बारिश होगी। और ये इतना सटीक है, लगने में लग सकता है, सुनने में देखने में आपको कि क्या ऐसा होता है, कोई वैज्ञानिक आधार तो नहीं है, मगर जाने क्या प्रकृति और यहाँ की जनजातियों के बीच में क्या मजबूत लगाव है कि जब जब ये भविष्यवाणी हुई कि बारिश कम होगी तो सच में बारिश कम होती है, जब जब ये भविष्यवाणी होती है कि बारिश भरपूर होगी तो बारिश भरपूर होती है। और यही इस प्रकृति के साथ में यहाँ के जनजातीय भाइयों बहनों और समस्त माताओं और सारे के सारे जनजातीय समाज का जो लगाव है, जो एक अन्योन्याश्रय संबंध है, क्योंकि अगर झारखंड ही नहीं पूरे देश में अगर जंगल बचा हुआ है, जो भारत की जो मूल संस्कृति बची हुई है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं धन्यवाद के पात्र हमारे जनजातीय भाई बंधु हैं। और उन लोगों का संरक्षण हमारे जितने भी गैर आदिवासी जो गैर जनजातीय समाज है उन्हें भी सोचना चाहिए कि हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे जिले में, हर इलाके में जनजातीय आबादी तेजी से घट रही है, उसको कहीं ना कहीं से आत्ममंथन करके ध्यान देने की जरूरत है। हो सकता है वो कोई बीमारी के कारण हो सकता है चिकित्सा की सुविधाओं के कारण हो सकता है वो किसी आर्थिक विपन्नता के कारण हो, मगर जो भी कारण हो जनजातीय आबादी बचनी जरूरी है, क्योंकि जनजातीय आबादी के साथ में एक संस्कृति अस्तित्व में है। वो संस्कृति है जो ये भूभाग है, इस भूभाग पर अगर कोई शुरू से रहा आया, आदिवासी नाम क्यों है, क्योंकि आदिकाल से, शुरू से, आदि मतलब शुरू से, आदिकाल से कोई है यहाँ पर, तो वो सभ्यता, वो संस्कृति यहाँ पर जीवित है। तो जनजातीय समाज के संरक्षण के लिए हम सभी को जरूरत है एक व्यवस्था बनाने की, आपस में परस्पर सहयोग की, आपस में एक दूसरे से मिल करके किस प्रकार से हम लोग एक दूसरे के बचाव और संरक्षण और संवर्धन, यानी कि साथ साथ बड़े, जनजातीय समाज भी तरक्की करे और जो अन्य समाज है वो भी तरक्की करे और आपस में एक सामंजस्य से हो, एक तालमेल हो, आपस में एक लगाव हो कि जियो और जीने दो की जो बात करते हैं वो होनी चाहिए, वो भी जरूर से हो। और अंत में चलते चलते मैं एक बात कहना चाहूंगा
कि झारखंड को अगर कोई दिशा दे सकता है, झारखंड को अगर कोई यहाँ में जागरण ला सकता है, जन जागरूकता ला सकता है, तो वो हमारा समाज का युवा वर्ग है, हमारे युवा भाई हैं। तो युवाओं, उठो, जागो और इस समाज का नेतृत्व करो, झारखंड को खुशहाल बनाने के लिए, झारखंड को विकसित बनाने के लिए, झारखंड को सर्वांगीण विकास के लिए, कि यहाँ की शिक्षा भी आगे बढ़े, स्वास्थ्य भी आगे बढ़े, संस्कृति और सभ्यता भी बची रहे, और वो संस्कृति और सभ्यता जो नवीन, जो हमारी तकनीकी युग चल रहा है उसके साथ तालमेल के साथ बढ़ता रहे, फलता फूलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब समाप्त करूंगा और आप सभी को सरहुल की हार्दिक बधाई। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।